आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में काउंट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, मैंने पार्ट फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 स्टैंडर्ड पे पढ़ाया जाता है। इसे 9th स्टैंडर्ड पे पढ़ाया जाता है, इसे 11th स्टैंडर्ड पे पढ़ाया जाता है। तो पहले आपको फर्स्ट पार्ट समझना है जो आपका बेसिक लेवल पे आता है, फिर आपको सेकंड पार्ट को फिर से समझाया जाएगा, मतलब सेकंड पार्ट के नोट्स आपको दिए जाएंगे और फिर सेकंड पार्ट को समझाया जाएगा। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे आज, फिर सेकंड पार्ट समझाएंगे आपको, क्योंकि फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा सिंपल वे में चलेगा, सेकंड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्ट अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एटम। एटम जो होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सब एटॉमिक का मतलब एटम के ही छोटे छोटे पार्ट। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट अपने यहाँ लिखे हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है। इट कैन बी कम इनटू एमसीक्यू, ये एमसीक्यू में आ सकता है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किसने किया था? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इसमें कुछ समझाने का नीड नहीं है, ये आपको याद ही करना है। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था? प्रोटॉन का चार्ज कितना है? प्रोटॉन का मास कितना है? प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। प्रोटॉन में गोल्डस्टीन का नाम भी आता है, कुछ किताबों में गोल्डस्टीन भी दिया हुआ है, लेकिन जनरली जो आजकल चल रहा है वो प्रोटॉन का रदरफोर्ड ही चल रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेम है, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में है, प्रोटॉन पॉजिटिव में है। इसे और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, यानी नो चार्ज। मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं। कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है आपको याद होनी चाहिए, या वैसे ही एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। इसे बच्चे एक तरीके से और याद करते हैं, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टे फॉर थॉमसन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पर पे फॉर प्रोटॉन, रे फॉर रदरफोर्ड, नाच, ने फॉर न्यूट्रॉन और चैड फॉर चैडविक। याद करने का एक तरीका है, अदरवाइज आप सिंपल याद करो। तो अब आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब इसमें आपको ये समझाया गया कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है एटम के अंदर, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एटम के अंदर। तो उसको समझाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉ दिए हैं। तो सबसे पहले लॉ से हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला लॉ आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। कौन सा लॉ? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया? उसने कहा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है एटम का वो होलो होता है, मतलब खोखला होता है एटम, और उसके अंदर केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जैसे सीड इन अ वाटरमेलन, जैसे तरबूज के अंदर बीज, जैसे तरबूज के अंदर काले बीज नहीं होते, उसी तरह से, और बाकी एडिबल पार्ट रेड कलर का होता है। उसी तरह से जो एटम होता है मोस्ट ऑफ द तो जो होता है वो होलो होता है, और उसमें जगह जगह जैसे ब्लैक सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, वैसे एटम में जगह जगह क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस इतना ही वो बता पाया। जब उसने अपना लॉ दिया था, अपना मॉडल दिया था, उसके समय प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, इसलिए उसके मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। सही था उसका मॉडल यहाँ तक, लेकिन जब वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बता ही नहीं पाया जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के, तो फिर उसके लॉ को हम आगे कैसे लेके जा सकते थे। इसके बाद जो दूसरा सबसे जो मील का पत्थर जिसे आप कह सकते हो वो है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उसने हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल को, ये जो आपको जाते हुए दिख रहे हैं ये कौन से पार्टिकल हैं? अल्फा पार्टिकल। और ये जो सर्कल में आपको एटम दिख रहा है ये गोल्ड का एटम है। किसका एटम है? गोल्ड का। तो उसने अल्फा पार्टिकल जो बहुत तेज गति के साथ चलते हैं उन्हें गोल्ड की एक फॉइल के ऊपर डाला। तो गोल्ड की फॉइल के ऊपर डालने के बाद उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए बिल्कुल। कुछ ही अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए, और कोई एक आधा ही था, इसमें तो दिखा नहीं रखा, कोई एक आधा ही पार्टिकल था जो मुड़ के कहाँ चला गया? वापस चला गया। सही है। गोल्ड फॉइल क्यों ली थी? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा, आपको मेटल नॉन मेटल में बताया गया था, इससे बहुत पतली पतली शीट बनाई जा सकती है, इसलिए इसने गोल्ड लिया था। और अल्फा पार्टिकल क्यों लिया था? क्योंकि ये बहुत तेज गति के साथ चलता है। ठीक है। इस मॉडल के बेसिस पे, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल बनाया। पेपर में ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंट पूछ रहा है या मॉडल पूछ रहा है। एक्सपेरिमेंट पूछा जाए तो एक्सपेरिमेंट लिखोगे, मॉडल पूछा जाए तो मॉडल लिखोगे। मॉडल में क्या बताया कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है एटम का वो खोखला होता है। वही जो थॉमसन ने भी बताया था कि सारा अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। क्यों? क्योंकि अगर ये खोखला नहीं होता तो ये सीधे कैसे निकल जाते?
कोई चीज़ अगर आर पार निकल रही है इसका मतलब वो खाली अंदर से खोखला है। इसने कहा कि बीच में एक पॉजिटिव पार्ट होता है जिससे मुड़ के ये अल्फा पार्टिकल मुड़ रहे हैं, जिससे टकराकर ये अल्फा पार्टिकल मुड़ रहे हैं, तो इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। किसका नाम दिया? न्यूक्लियस का। ये एट द सेंटर होता है, ठीक है ना, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस। जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये देखो, ये दिखा रखा है ये एटम, ये बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। हमने तो एक ही सर्कुलर पाथ बनाया, बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट। अब जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो उनके एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक निकाल लिए गए। तो वो ड्रॉबैक क्या निकाला? वो ड्रॉबैक सुनो आप। ही कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे नहीं कर पाया? क्या चीज़ है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक थ्योरी होती है, ये बताती है जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है, जैसे चार्ज पार्टिकल है, अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है इसके चारों ओर, एक्सेलरेटेड मतलब जो अपनी स्पीड को लगातार इंक्रीज करते हुए मूव कर रहा है, तो वो लगातार एनर्जी को रेडिएट करेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, दे विल रेडिएट एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे लगातार, एंड इट डिक्रीजेज इट्स पाथ। और जब उनकी एनर्जी धीरे 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 रिड्यूस होती चली जाएगी तो उनकी स्पीड कम होती चली जाएगी। अब स्पीड कम होने से वो क्या करेंगे? वो अपने पाथ को छोटा करते चले जाएंगे। मतलब जैसे तो बड़ा है, अब थोड़ा सा पाथ उनका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और पाथ छोटा होते 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 जैसे ये इतना बड़ा है, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, और फाइनली वो किसके अंदर जाके गिर जाएगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो समझो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। दोबारा बता देता हूँ ड्रॉबैक क्या था। उसने कहा था कि जब रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, ठीक है ना, तो वो लगातार, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वो लगातार एनर्जी को रेडिएट करेगा। और जब कोई पार्टिकल एनर्जी को रेडिएट करेगा तो उसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली डाउन होता चला जाएगा। और वेलोसिटी कंटिन्यूसली डाउन होने का मतलब है कि उसकी जो रेडियस है वो लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी, और वो फाइनली किसके अंदर जाके गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाएगा वो एटम ही आपका। तो ये इसका ड्रॉबैक रहा था रदरफोर्ड का। ठीक है, क्लियर हो गया? आ चुका है, मैंने आपको बताया 2014 में लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन कब आया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, ये तीसरा मॉडल है। कौन सा? नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में पहला पॉइंट तो वही है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम जो होता है वो क्या होता है? होलो होता है। सेकंड पॉइंट भी वही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, वही रदरफोर्ड वाला। तीसरा पॉइंट अलग है, उसने तो कहा था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर हर जगह घूमते हैं। इसने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर हर ऑर्बिट में नहीं घूमते, केवल कुछ फिक्स ही ऑर्बिट हैं जिनमें वो घूमते हैं, और वो ऑर्बिट होते हैं जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है, ये आपके काम का वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली कोई आईआईटी वगैरह का स्टैंडर्ड हो तो वहां पे इसका क्वेश्चन आता है। आपको तो बस याद करना है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है मल्टीपल ऑफ h/2π, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr, h/2π का मल्टीपल। h एक कांस्टेंट है जिसे हम प्लांक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और ये इसकी वैल्यू होती है। आपको बस पॉइंट याद कर लो कि वो ही, मतलब ये पॉइंट इसलिए बताया गया कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन कौन से ऑर्बिट के अंदर घूमेंगे। तो उसने कहा कि वही और हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकाल लो जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल आया, इसका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, उसी में वो घूमेगा। मतलब कुल मिला के सार ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सब ऑर्बिट में नहीं घूमते, सब सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, केवल कुछ ही फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और वो सर्कुलर पाथ निकाले जा सकते हैं, वो ये बताया। और जब इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। ठीक है, यानी ये फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं। मतलब इनमें एनर्जी लेवल, जो इनमें जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, वो इसमें कभी भी एनर्जी को क्या नहीं करते? प्रोड्यूस नहीं करते। तो जब उन्हें एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे
तो वो अंदर आएंगे ही नहीं, वो वहीं के वहीं क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इन फिक्स एनर्जी लेवल को उन्होंने नाम दिया शेल। उन्होंने तो ऑर्बिट का नाम दिया था, इन्होंने किसका नाम दिया, शेल का नाम दिया। समझ में आ गई बात मेरी? देखो 2 पॉइंट सेम है, तीसरा पॉइंट अलग है। तीसरे पॉइंट में बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, बात ठीक है जो रदरफोर्ड ने बताई थी, पर उन्होंने कहा कि सब जगह नहीं घूमते, केवल उन्हीं कुछ पर्टिकुलर ही ऐसे सर्कुलर पाथ हैं जिनमें वो घूमते हैं, और उन्हें आप पता लगा सकते हो जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π के रूप का है। ये कैसे निकालते हैं वो अलग विषय है, वो नहीं आएगा आपके पास, ठीक है ना। और ये भी बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन इनमें घूमेंगे तो बिल्कुल भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, और यही उसकी कमी थी। उसने कहा था रदरफोर्ड ने कि एनर्जी को रेडिएट करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आएंगे। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं उनमें बिल्कुल भी एनर्जी को रेडिएट करते ही नहीं, तो जब एनर्जी रेडिएट ही नहीं होगी तो इसका मतलब तय है कि वो वहीं के वहीं घूमते रहेंगे, तो वो फिक्स एनर्जी लेवल हो जाते हैं जिन्हें हम शेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आइसोटॉप। आइसोटॉप भी आ चुका है पेपर में, ठीक है। आइसोटॉप क्या है? द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ये सेम एलिमेंट के एटम है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर, जो एटॉमिक मास या मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। आइसोटॉप एक ही एलिमेंट के होंगे, पहली बात, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स लिखे हैं, डेफिनेशन में भी आ सकता है, एग्जाम्पल में भी आ सकता है। 2 एलिमेंट आपको दे दे, 4 एलिमेंट आपको दे दे और पूछे इनमें से कौन आइसोटॉप्स हैं, तो आइसोटॉप्स वही होंगे देखो जिनका एटॉमिक नंबर, नीचे वाले एटॉमिक नंबर होते हैं, पीछे बताया था आपको एक बार, ऊपर वाले मास नंबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर तो इनका सेम है लेकिन मास नंबर इनका क्या है, डिफरेंट है। जैसे इनके नाम भी हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1h1, 1h2, 1h3, ऑल आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार, आइसोबार क्या है? द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये अलग अलग एलिमेंट के होंगे, हैज सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका मास नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उसे आप किस नाम से जानोगे? आइसोबार। उसका उल्टा हो गया, उसमें एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर अलग था, इसमें मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर अलग है। जैसे ये 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, देखो एटॉमिक नंबर दोनों का अलग है, मास नंबर दोनों का सेम है 40-40, ठीक है। ऐसे भी याद कर ले बच्चे। आइसोबार, समान भार, जिनका भार समान हो, ठीक है। इस तरह से भी याद हो सकता है कि आइसोबार का भी कंफ्यूजन हो जाए कि इसमें एटॉमिक नंबर सेम है या मास नंबर सेम है। इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, इसमें मास नंबर सेम है, ये फर्क है आइसोटॉप्स और आइसोबार में। तीसरा आता है आइसोटॉन। आइसोटॉन ये अलग अलग एलिमेंट के होते हैं, इनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, नाम से क्लियर है। आइसोटॉन, ऑन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, टॉन्स न्यूट्रॉन्स, समान न्यूट्रॉन्स, ऐसे याद कर सकते हो आप, आर नोन एज आइसोटॉन। जैसे एग्जांपल बताया 6p14 8o16, इनमें सेम न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इसमें से इसे माइनस करके, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके, आपको सिखाया भी है एक बार। 14 - 6 8, 16 - 8 8, 8 इसमें होंगे 8 ही इसमें होंगे, तो दोनों में न्यूट्रॉन सेम है, तो ये क्या हो गए आपके आइसोटोन हो गए। क्लियर हो गया? तो तीनों इंपॉर्टेंट है, आइसोटॉप भी, आइसोबार भी, आइसोटोन भी। आइसोटॉप मैंने बता दिया जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। आइसोबार जिनका मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। और आइसोटॉन जिसमें टॉन, आइसोटॉन जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। यानी डेफिनेशन प्लस एक एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो पार्ट 1 में, क्योंकि 15 मिनट से हम ऊपर ले नहीं पाते इसे, ठीक है ना, वीडियो को, तो पार्ट 1 में आपको इतना पार्ट्स हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ तक, कहाँ तक? आइसोटॉन्स तक। नोट्स से आपको सारे मिल जाएंगे आज, ठीक है ना, पार्ट 1 के। मैंने फिर बता दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 पार्ट में पढ़ाया जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इसे दोनों स्टैंडर्ड पे हमें पढ़ाना है, 9th स्टैंडर्ड पे भी और 11th स्टैंडर्ड पे भी। तो अब ये 9th स्टैंडर्ड का आपका टॉपिक शुरू हो गया, कंप्लीट थियोरेटिकल है, तो आप इसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, नोट्स पूरे कर लेंगे, और नोट्स पूरे करने के बाद, ठीक है ना, जितना समझाए हैं उतना क्लियर कर लेंगे, बाकी आपको कल वाले पार्ट में समझा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।